हाँ जी, सभी को नमस्कार। उत्तम पाठशाला के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज अपने आरपीएससी द्वारा विगत परीक्षाओं के अंदर राजस्थान इतिहास के जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके ऊपर अपने चर्चा करेंगे। ठीक है, तो विगत की जो परीक्षाओं के अंदर प्रश्न पूछे गए हैं लगभग आपके 150 के आसपास प्रश्न है। तो 2 से 3 वीडियो के माध्यम से अपनी चर्चा करेंगे और जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ताकि आपका क्या है एक प्रकार से रिवीजन हो जाए। यह आपकी रिवीजन की क्लास है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं कई बार रिपीट हो जाते हैं या फिर उनसे क्या है इर्द गिर्द आर बार के प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए भी सबसे पहले अपने सभ्यता के ऊपर चर्चा करेंगे। अपना जो टॉपिक है उसके अंदर मुख्य तौर पर 4 सभ्यताएं दी गई है: कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और आपकी बेरार सभ्यता। और अभी तक जितने प्रश्न आए हैं इन्हीं में से प्रश्न पूछे गए हैं। और आरपीएससी की बात नहीं है, अन्य जो भर्ती परीक्षाएं हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। वहां पर भी क्या है आपकी कालीबंगा होगी, सभ्यता, विराट होगी, इनसे ज्यादा ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न है आपका, निम्न में से कौन सा पूर्वावशेष कालीबंगा से संबंधित नहीं है? कौन सा अवशेष जो है कालीबंगा सभ्यता के अंदर अपने को देखने को नहीं मिलता, ये पूछा गया है। कालीबंगा, आपको बता दूं, कालीबंगा जो सभ्यता है हनुमानगढ़ जिले के अंदर अवस्थित है और वर्तमान समय के अंदर बात करें तो घग्गर नदी के किनारे अवस्थित है। पुराने समय में कुछ विद्वान मानते हैं कि ये घग्गर आपकी सरस्वती नदी की सहायक होती थी, लेकिन कई विद्वानों का ये मानना है कि अभी जो घग्गर नदी बह रही है यही सरस्वती थी। ठीक है, तो ये हनुमानगढ़ जिले के अंदर स्थित है। कालीबंगन शब्द का अर्थ कई बार पूछा गया। बंगा शब्द जो है वो पंजाबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है चूड़ियां। तो कालीबंगन का अर्थ है काले रंग की चूड़ियां। यहां पर जो सर्वप्रथम जानकारी दी थी कालीबंगा सभ्यता के बारे में वो विद्वान थे आपके इटली के एलपी टेसिटोरी जी। 1937 के आसपास उन्होंने इसके बारे में सर्वप्रथम जानकारी दी, लेकिन जो खोज का श्रेय है वो मुख्य तौर पर अमलानंद जी घोष को दिया जाता है। ठीक है, यहां पर उत्खननकर्ता की अपने बात करें, थोड़ा सा देख लेते हैं अभी। आपकी जो कालीबंगा सभ्यता है कौन से जिले के अंदर है? हनुमानगढ़। नदी घाटी याद रख लेना, क्योंकि ये जो सभ्यताएं हैं वो नदियों के किनारे अवस्थित होती थी, क्योंकि अपने को वैसे भी जीवन यापन के लिए पानी की आवश्यकता है और खेती बाड़ी, यहाँ पर जो खेती बाड़ी के साक्ष्य मिले हैं तो खेती के लिए भी अपने को क्या है पानी की आवश्यकता थी। तो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो नदी घाटियों के किनारे अवस्थित होती थी। तो नदी कौन सी है आपकी? घग्गर नदी, जिला हनुमानगढ़। जानकारी, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी? तो आपके थे एलपी टेसिटोरी जी। ये आपके इटली के विद्वान थे। 1937 के आसपास इन्होंने बता दिया था भी ऐसी कोई सभ्यता है, लेकिन जो खोज का श्रेय दिया जाता है वो है आपके अमलानंद घोष। उत्खनन की मैं बात करूं, यहां पर उत्खनन करता इनके नाम काफी बार पूछे जाते हैं, याद रख लेना कौन कौन थे। जैसे आपके बीपी लाल, पीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव, ठीक है, एसपी जैन, इन सभी ने यहाँ पर क्या है उत्खनन का कार्य किया है। और भारतीय पुरातत्व विभाग ने 1985 के आसपास यहाँ पर क्या है कालीबंगा संग्रहालय भी बना दिया है। यहाँ पर अपने अवशेष की बात करें तो यहाँ पर दुर्गीकरण बिल्कुल साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पर क्या है जो कालीबंगा सभ्यता थी आपकी एक नगरीय सभ्यता थी। ठीक है, यहाँ पर 2 टीले देखने को मिलते हैं, एक पश्चिमी भाग पर है, एक पूर्वी भाग। पूर्वी भाग पर जो निचला नगर बसा हुआ है वहां पर सामान्य लोग रहते थे, जिसकी क्या है प्राचीर से सुरक्षा की गई है। इसी प्रकार से जो पश्चिमी भाग का टीला है वहां पर क्या है दुर्ग बना हुआ है, तो दुर्गीकरण के साक्ष्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं। शैल चित्र यहाँ पर देखने को नहीं मिलते। शैल चित्र अपने को विराट सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। ठीक है, अग्निवेदिकाएं 7 अग्निवेदियां यहां पर मिली है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले हैं, जूते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, इसके अलावा मर्द भांड भी देखने को मिलते हैं, लाल व काली मिट्टी के मर्द भांड यहाँ पर देखने को मिलते हैं अपने को। ठीक है, और 12 से जो आपके यहाँ पर सवादान की जो पद्धतियां हैं वो देखने को मिलती है। 3 प्रकार से यहाँ पर सवादान होता था, जैसे पूर्ण सवादान हो गया, आंशिक सवादान हो गया, एक अपना दाह संस्कार हो गया। तो बहुत सारे साक्ष्य यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, लेकिन शैल चित्र का साक्ष्य यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो इसका उत्तर होगा अपना बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य कालीबंगा के पूरा स्थल के उत्खनन से प्राप्त नहीं हुए हैं? गेहूं, बाजरा, चावल, हाथी दांत की कंगी। तो देखिए यहाँ पर गेहूं के साक्ष्य भी मिलते हैं, बाजरा के भी साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन चावल के साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिलते हैं। हाथी दांत की कंगी भी यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, हाथी दांत की जो कंगी है वो भी यहाँ पर देखने को मिलती है। अगला है, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया था? 1, 3, 5। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5
कितने स्तरों पर किया गया था? 5। यहां पर क्योंकि ये जो कालीबंगा सभ्यता है इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, इसको इसके बारे में बताया जाता है भी ये हड़प्पा से भी पुरानी है। इसका टाइम पीरियड लगभग 6000 वर्ष पुराना माना जाता है। यहां पर जो पहले दो स्तर हैं, पहले जो दो स्तर हैं इनको प्राक हड़प्पा कालीन माना जाता है। प्राक हड़प्पा कालीन का मतलब हड़प्पा काल से पूर्व का माना जाता है, जबकि यहां पर तीसरा, चौथा और जो 5वां स्तर है, ठीक है, इसको हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। इसको हड़प्पा के समकालीन माना जाता है। तो ये सभी बातें याद रखनी है। जूते हुए खेत के साक्ष्य, ठीक है, दाह संस्कार, किस प्रकार से यहाँ पर समाधान होता था, नगरीय सभ्यता थी, यहाँ की जो सड़कें हैं वो समकोण पर काटते थी, ठीक है, और जो घरों के दरवाजे हैं वो मुख्य सड़क पर न खुलकर पीछे की तरफ खुलते थे। लकड़ी की नालियां यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पर जो घर मिले हैं वहां उनके अंदर क्या है, प्रत्येक घर के अंदर क्या है, कुआं अपने को देखने को मिलता है। यहाँ पर एक खोपड़ी मिली है जिसके अंदर छिद्र किए गए थे, तो उससे इस बात का प्रमाण लगाया जाता है कि यहाँ पर शल्य चिकित्सा की जाती थी, तो इसके भी यहाँ पर प्रमाण देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भूकंप के साक्ष्य भी अपने यहाँ पर क्या है, देखने को मिलते हैं। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 5 स्तर। अगला है वर्ष 1961 से 1969 की अवधि के दौरान निम्न में से कौन पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है। स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 के अंदर पूछा गया, मैं आपको बता चुका हूं। उत्खननकर्ता में से प्रश्न पूछ सकता है। देखिए, आरसी अग्रवाल, बीपी लाल, बीके थापर, एमडी खरे, केएम श्रीवास्तव भी थे, एसपी जैन भी थे, अमलानंद घोष भी आता है क्योंकि उन्होंने खोज की थी। जानकारी की बात करें तो आपके एलपी टोसीटोरी, तो आरसी अग्रवाल यहां पर नहीं होंगे। ए नंबर जो ऑप्शन है वो गलत है, बाकी तीनों ही क्या है, संबंधित है। अगला देखिए, 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वह कौन था? दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री। ये देखिए अमलानंद घोष आ गया है क्योंकि इन्होंने क्या सर्वप्रथम क्या की थी, खोज की थी। सर्वप्रथम खोज का श्रेय नहीं दिया जाता है 1952 के अंदर। यदि सर्वप्रथम जानकारी की बात करें, सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, तो आपके इटली के विद्वान थे एलपी टेसीटोरी, ठीक है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया जो बीकानेर क्षेत्र के अंदर ही पड़ती है एक आपकी सोथी सभ्यता, इसको कालीबंगा प्रथम के नाम से जाना जाता है। इसके समान वहां पर साक्ष्य देखने को मिलते हैं। और ये जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है, ठीक है, इसको वाणकर महोदय ने सरस्वती नदी घाटी सभ्यता बोला है, जबकि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसको क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी बोला है। सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने बोला है, ये कथन पूछा जा चुका है आपके डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। तो अपने से पूछा गया प्रमुख योगदान किसका रहा, तो वो आपके हो जाएंगे अमलानंद घोष, ऑप्शन नंबर डी। अगला है आहड़ सभ्यता। अपने थोड़ा सा क्या है, फास्ट करेंगे क्योंकि आपको रिवीजन करना है, इनसे संबंधित आपने पढ़ रखा होगा, बीच बीच में आपको थोड़ा बहुत बताता चलूंगा मैं। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है? ये जो आपकी आहड़ सभ्यता है ये कहां पड़ती है, आपके उदयपुर के अंदर। इसको अपने आहड़ सभ्यता भी बोल सकते हैं, इसको बनास संस्कृति के नाम से भी अपने जानते हैं, इसके उपनाम पूछे जाते हैं। इसी को अपने बनास सभ्यता भी बोल सकते हैं, इसी को अपने आघाटपुर, इसी को अपने धूलकोट, धूलकोट ये स्थानीय नाम है, ठीक है। इसी प्रकार से इसको ताम्रवती नगरी, ताम्रवती नगरी के नाम से भी जानते हैं क्योंकि यहां पर तांबे को गलाने वाली भट्टियां मिले हैं। तांबे के बहुत सारे यहाँ पर क्या है, कुछ आयुध व उपकरण भी देखने को मिलते हैं। कहां पर स्थित है, उदयपुर के अंदर आपकी ये स्थित है। इसकी जो खोज करने का श्रेय दिया जाता है किसे दिया जाता है, अक्षय कीर्ति व्यास को। अक्षय कीर्ति व्यास को कब की थी, 1953 के अंदर। अक्षय कीर्ति व्यास, ठीक है। क्या पूछा है, कौन सा स्थान जो आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, यानी आहड़ से संबंधित नहीं है, अलग कौन सा है, क्योंकि जहां पर भी ये सभ्यताएं मिलेंगी इनसे मिलते जुलते स्थान भी क्या है आसपास देखने को मिलते हैं। जिससे गिलुंड है, ठीक है, भी भगवानपुरा हो गया, ठीक है,
अब्बा नेरी ये दौसा की तरफ पड़ता है, तो आहड़ से संबंधित नहीं है। आप वैसे भी अंदाजा लगा सकते हो उदयपुर कहाँ रह गया, दौसा कहाँ पर रह गया, तो ये अब्बा नेरी सीधा ही पड़ा है। ये सी नंबर जो है गलत दे रखा है, ठीक है, बाकी ठीक है। अगला देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? बागोर, आहड़, बालाथल या ईसवाल? सीधी सी बात है, यदि आज ताम्रवती नगरी तब अपना उत्तर होगा आहड़ सभ्यता। यदि आज ताम्रयुगीन सभ्यता तब अपने करेंगे गणेश्वर, ठीक है, क्योंकि भारतवर्ष के अंदर जो सबसे शुद्ध तांबे के अवशेष देखने को मिलते हैं वो आपकी गणेश्वर सीकर सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला गया है, पुरातत्व का पुष्कर भी बोला गया है। तो ताम्रवती नगरी आ जाए, आगाटपुर आ जाए, धूलकोट आ जाए, बनास संस्कृति आ जाए, कौन सी हो जाएगी आपकी? आहड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, ठीक है। कौन सी नदी घाटी के किनारे अवस्थित है? तो आयड़ या इसी का नाम है बेड़च, बेड़च नदी के किनारे अवस्थित है, ठीक है। इसकी खोज करने का श्रेय किसको दिया जाता है? आपके अक्षय कीर्ति व्यास को। तो अपना उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, अक्षय कीर्ति व्यास को इसका खोज करने का श्रेय दिया जाता है। अगला है गणेश्वर सभ्यता, प्रागैतिहासिक स्थल जहां से भारी मात्रा में ताम्र उपकरण प्राप्त हुए हैं। यह भी आपका फिजिकल एजुकेशन टीचर 2023 में पूछा गया था। बेराट सभ्यता, ये तो आप जानते हो, कोटपुतली बहरोड, पहले ये आपके जयपुर के अंदर पड़ती थी, अब नया जिला बन चुका है तो कोटपुतली बहरोड के अंदर आएगी, ठीक है। कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ के अंदर है। और सीधा सा प्रश्न है, ताम्र उपकरण वो भी भारी मात्रा के अंदर, गणेश्वर सभ्यता और तिलवाड़ा, तो तिलवाड़ा वैसे ही नहीं है, कौन सा उत्तर हो जाएगा अपना? गणेश्वर सभ्यता। लगभग 2800 ईसा पूर्व इसका टाइम पीरियड माना जाता है। इसके अलावा ये कहां पर स्थित है? नीम का थाना सीकर, क्योंकि पहले नीम का थाना को एक बार जिला बनाया गया था लेकिन अब उसको हटा दिया गया, तो ये सीकर के अंदर आएगी। नीम का थाना सीकर। नदी कौन सी नदी के किनारे स्थित है? कांतली नदी के किनारे स्थित है। यहां पर भी बहुत सारे अवशेष देखने को मिलते हैं, जैसे यहाँ पर तांबे की बहुत सारी सामग्रियां मिली हुई है। इसके अलावा ये जो उस समय बताया जाता है, ये जो कांतली नदी थी, ठीक है, इससे जो बाढ़ वगैरह आती थी उससे बचने के लिए क्या है, यहाँ पर पत्थरों के बांध बनाए जाते थे, तो पत्थरों के बांध के अवशेष मिले हैं। अब यहाँ पर पत्थरों के बांध मिले हैं, इसका मतलब यहाँ पर डैम वगैरह होगा। तो लोग क्या है, जीवन यापन के लिए जो मछलियां वगैरह पकड़ते थे तो उनको पकड़ने के लिए जो ये तांबे के उपकरण बनाए जाते थे, ठीक है। बहुत सारी सामग्रियां यहाँ पर अपने को देखने को मिलती है, तो अपना ऑप्शन हो जाएगा सी, गणेश्वर सभ्यता। कौन सी? नीम का थाना सीकर। गणेश्वर की सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, मतलब ये कौन सा है? पूरा पाषाण है, नव पाषाण है, मध्य पाषाण है या फिर ताम्रयुगीन है? सीधा सा प्रश्न है भी, क्योंकि इसे क्या बोला जाता है? ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी बोला जाता है इसे। यहां पर जो तांबा मिलता है 99% शुद्धता है उसके अंदर, ठीक है। इसे ही अपने पुरातत्व का पुष्कर भी बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? पुरातत्व का पुष्कर। यहां पर जो काले व नीले रंग की मिट्टी से बने क्या है? मृदभांड है, जिनको अपने गैरिक मृदभांड या फिर कपिस वर्णी मर्दभांड के नाम से पुकारते हैं। यानी यहां पर जो मिट्टी के बने हुए बर्तन हैं उनके ऊपर काले और नीला रंग अंकित है, ठीक है, जिनको अपने गैरिक मर्दभांड या कपिस वर्णी मर्दभांड के नाम से बुलाते हैं। इसका श्रेय किसको दिया जाता है? भी उत्खनन का यहां पर जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? तो याद रख लेना, आरसी अग्रवाल। 1977 के आसपास इन्होंने यहां पर उत्खनन का कार्य किया था, लेकिन बाद के अंदर इनके साथ विजय कुमार भी जुड़ गए 1978 के आसपास, ठीक है। तो इसका जो उत्खनन का श्रेय दिया जाता है आरसी अग्रवाल और विजय कुमार। चलिए अगला है, गणेश्वर से प्राप्त मृदभांड किस प्रकार के हैं?
ये देखिए आ गया भी। लाल बर्तन नहीं भी। लाल और जो काले धरातल पर बने हुए जो बर्तन है ये अपने को कालीबंगा में भी देखने को मिलते हैं, आहड़ के अंदर भी देखने को मिलते हैं, लेकिन काले के साथ नीले रंग का प्रयोग आपकी गणेश्वर सभ्यता के अंदर किया था। ठीक है, तो उत्तरी कृष्ण मार्जित ये भी गलत है, दूसर ये भी गलत है, गैरिक मर्दभांड। जब भी गैरिक मर्दभांड ऑप्शन के अंदर आपको मिले या कपीस वर्णी मिले तो आपका उत्तर क्या होगा, गणेश्वर सभ्यता, ए नंबर ऑप्शन। अगला है बेराट सभ्यता, वर्तमान में कहां है अभी, कोटपुतली बहरोड, क्योंकि ये जो जयपुर वाला इलाका है आपका जो ढूंढाड़ है, प्राचीन समय में ये मत्स्य नगर के अंदर आता था, जिसकी राजधानी हुआ करती थी विराटनगर। ये जो आपकी बेराट सभ्यता है, इस यहां पर क्या है, अशोक के टाइम के शिलालेख देखने को अपने को मिलते हैं, और सबसे पहले इसकी खोज का श्रेय दिया जाता है कैप्टन बर्ट को, जिन्होंने अशोक का भब्रू शिलालेख खोजा था 1837 के आसपास। ठीक है, पुरातत्वविद नीलरतन बनर्जी ने किस स्थल का उत्खनन कार्य किया है, नीलरतन बनर्जी आ जाए या फिर कैलाशनाथ दीक्षित, इनके साथ और कौन थे, कैलाशनाथ दीक्षित, ये दोनों ही नाम आपको दिखाई दे जाए तो आपका उत्तर हो जाएगा बेराट सभ्यता। यहां पर बताया जाता है भी मुगलों के टाइम यहां पर अकबर ने टकसाल का भी निर्माण करवाया है। बहुत सारी पहाड़ियां हैं, जैसे भीम डोंगरी हो गया, भीमताल हो गया, बिजक की पहाड़ी यहाँ पर अपने को देखने को मिलती हैं। मौर्यकालीन सभ्यता के यहाँ पर अवशेष देखने को मिलते हैं। सूती कपड़े के अंदर बंधी हुई यहाँ पर क्या है, कुछ मुद्राएं मिली हुई है। इसके अलावा यहाँ पर कुल 36 मुद्राएं देखने को अपने को मिलती है, जिसमें से 8 पंचमार्क सिक्के हैं। 28 जो मुद्राएं हैं वो यूनानी शासकों की बताई जाती है, और उन 28 में से 16 जो सिक्के हैं वो मिनांडर के काल के बताए जाते हैं। ठीक है, तो ये सभी जो अपने देखने को मिलती है कौन सी सभ्यता के अंदर देखने को मिलते हैं, विराट सभ्यता, जो कि कोटपुतली बहरोड के अंदर पड़ती है। कौन सी नदी घाटी के किनारे अवस्थित है, तो याद रख लेना, बाणगंगा, बाणगंगा। गणेश्वर सभ्यता आपकी कांतली नदी, कालीबंगा घग्गर नदी, ठीक है, या सरस्वती भी आ सकता है। आहड़ सभ्यता आपकी आयड़ या बेड़स नदी, और विराट सभ्यता आपकी बाणगंगा नदी। विराट बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, विराट में उत्खनन निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में करवाया गया, बीके थापर, नहीं ये तो कालीबंगा से है, दयाराम साहनी, बीएन मिश्रा, एचडी सांकलिया, तो क्या हो जाएगा, दयाराम साहनी, बी नंबर होगा। एचडी सांकलिया का जो संबंध है वो आपकी आहड़ सभ्यता से है। ठीक है, एचडी जो सांकलिया है इनका संबंध कौन सी सभ्यता से है, आहड़ सभ्यता से है। तो इसका उत्तर क्या होगा आपका, दयाराम साहनी, क्योंकि जैसे पहले कोई सभ्यता खोज ली गई, वहां पर क्या है, अलग अलग बात के अंदर क्या है, किसी ने मान के चलो आज 1954-55 के आसपास उत्खनन कर लिया, फिर बाद में कोई और विद्वान आ गया जिसने वहां पर उसको लगा भी यहाँ पर कुछ और अपने को देखने को मिल सकता है, तो उन्होंने यहाँ पर क्या है उत्खनन कर लिया। तो अलग अलग टाइम के अंदर क्या है उत्खनन किया जाता है, तो अपने को एग्जाम के अंदर क्या है इनका टाइम पीरियड नहीं ध्यान में रखना है। उत्खनन करता कौन कौन थे, जो कौन सी सभ्यता से आपके जुड़े हुए थे, जैसे आपके दयाराम साहनी है या आपके विराट सभ्यता से है। एचडी सांकलिया का जो संबंध आएगा वो कौन सी सभ्यता से है, आहड़ सभ्यता से है। आपके जो बीपी लाल है, बीके थापर है, ठीक है, इनका संबंध कालीबंगा सभ्यता से है। इसके अलावा यहाँ पर जो सामग्रियां देखने को मिलती हैं या फिर ये सभ्यताएं कौन से काल की है, यहाँ पर कौन से अवशेष मिले हैं, तांबे के अवशेष मिले हैं नहीं है, पाषाण के अवशेष मिले हैं या नहीं है, तो ये जो सामग्रियां हैं इनमें से प्रश्न आता है। ठीक है, तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित पुरातत्वविदों में से किसने विराट का उत्खनन किया, विराट का पूछा अपने से, वीएन मिश्र, केएन पुरी, डीआर साहनी, क्या हो जाएगा, डीआर साहनी, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा भी, दयाराम साहनी। अगला है, किस सभ्यता स्थल में उत्खनन से चांदी के 8 पंचमार्क मुद्राएं, पंचमार्क मुद्राएं अभी बताया था आपको, कुल कितनी 36 मुद्राएं मिली हैं, जिनमें से 8 क्या है आपके पंचमार्क सिक्के हैं, बाकी के जो आपके 28 सिक्के हैं वो यूनानी शासकों के हैं, जिनमें से 16 आपके मिनांडर, ठीक है, ये भी आपका यूनानी शासक था उसके टाइम के हैं, याद रख लेना भी। विराट सभ्यता डी नंबर ऑप्शन। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में
NR बनर्जी यानी नीलरतन बनर्जी एवं KN दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित ने उत्खनन किया। कितना आसान है, विराट सभ्यता। ठीक है, गणेश्वर जब भी आए आपका रतन चंद्र अग्रवाल और विजय कुमार। आहड़ के अंदर आपके HD सांकलिया हो गए, कालीबंगा अमलानंद घोष हो गए, बीबी लाल, बीके थापर। तो D नंबर ऑप्शन। फिर अपने आगे 1857 की क्रांति, जो आपकी 1857 की क्रांति के जो प्रश्न आए हैं वो है 1857 की क्रांति में शिवनाथ सिंह ने भूमिका निभाई थी। निभाई, कोई बात नहीं। वह निम्नलिखित में से किस ठिकाने से थे, ये पूछा गया है। जो आपके शिवनाथ सिंह जी थे वो कौन से ठिकाने के थे। 1857 की क्रांति आप सभी जानते हो, सुलुम्बर ठिकाने के थे, आसोप ठिकाने के थे, गुल्लर के थे या फिर कोठारिया। जो आपके आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह जी चंपावत। जब अपने 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तब उसके अंदर आता है एरिनपुरा के अंदर जो क्रांति हुई वो हुई थी 21 अगस्त को, 21 अगस्त 1857 को। वहां पर क्या है, एक पूर्बिया सैनिकों की टुकड़ी थी जिनका नेतृत्व किया था आपके मोती प्रसाद हो गए, ठीक है, आपका तिलक राम हो गया, शीतल प्रसाद हो गया। इन्होंने क्या किया था, जो पैट्रिक लॉरेंस के बेटे थे वहां पर AK लॉरेंस, उस पर आक्रमण कर दिया और ये क्या है दिल्ली की तरफ बढ़ने लगे। जब ये खेरवा नामक स्थान पर पहुंचे पाली के अंदर तो इनकी मुलाकात हो जाती है ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत से और वो क्या है इनका नेतृत्व कर लेते हैं। कारण क्या था, क्योंकि जो ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत थे एक तो क्या थे, अंग्रेजों के खिलाफ वैसे विद्रोह की भावना चल रही थी। दूसरा कारण ये था कि जो उस समय जो आहुआ वाला ये जो ठिकाना था ये जोधपुर के अंदर आता था और जोधपुर के शासक थे आपके तख्त सिंह जी। उनका झुकाव था अंग्रेजों की तरफ और इनकी आपस में बनती नहीं थी। ठीक है, जिस वजह से क्या है ये क्रांतिकारी किसके साथ मिल गए, आहुआ के ठाकुर के साथ, यानी कुशाल सिंह चंपावत के साथ। और इनका जो साथ है, अब ये जो सुलुम्बर ठिकाना है ये मूल रूप से आपके मेवाड़ के अंदर पड़ता था और यहाँ के जो शासक थे केसरी सिंह जी, इनका ये भी क्या था, इनका पक्ष भी क्रांतिकारियों के पक्ष में ही था। तो जो यहाँ पर आहुआ के अंदर जो क्रांति हुई, जैसे आपका बिथोड़ा युद्ध हो गया 8 सितंबर 1857, उसके बाद चेलावास का युद्ध होता है, तो ये ठिकानेदार इनका ही साथ देते हैं, किसका, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का। और ये जो शिवनाथ सिंह जी है इन्होंने भी किसका साथ दिया था, आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत का साथ दिया था। जब दूसरा युद्ध ये जीत जाते हैं, चेलावास वाला युद्ध 18 सितंबर 1857 का, उसके बाद क्या है ये दिल्ली की ओर बढ़ते हैं, लेकिन नारलोन के पास इनको क्या है अंग्रेजों द्वारा घेर लिया जाता है और इनको परास्त कर दिया जाता है। वहां पर इनको आत्मसमर्पण करना पड़ता है। तो इनका अपने से ठिकाना पूछा गया है। सुलुम्बर की मैं बात करूं, यहां के थे आपके केसरी सिंह, ठीक है। आसोप ठिकाने के थे ये, शिवनाथ आ जाए या फिर सीधा ही कई जगह शिव सिंह भी लिखा आता है। गुल्लर के थे आपके बिशन सिंह। कोठारिया के ठाकुर थे आपके जोत सिंह, जिन्होंने क्या है बाद के अंदर जो चेलावास का युद्ध तो ये जीत जाते हैं, लेकिन बाद के अंदर जब कर्नल होम्स ऊपर से एक बड़ी सेना लेकर आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत के पीछे पड़ता है, उस समय क्या है इनको हार का सामना करना पड़ता है। तब ये क्या है जो युद्ध का नेतृत्व है, जो आहुआ का युद्ध होता है 1860 वाला, उस समय ये क्या करते हैं, सॉरी 1858 ही है, 1860 नहीं 1858। उस युद्ध के अंदर क्या है आपके ठाकुर कुशाल सिंह जो चंपावत है, ये जो कुठारिया के ठाकुर थे ना, ये भी मेवाड़ के अंदर पड़ता था ठिकाना, ठीक है। इन जोत सिंह के यहां पर क्या है शरण लेते हैं, ठीक है, तो याद रखना है। तो B नंबर ऑप्शन होगा। इनके साथ जैसे आपका लांबिया ठिकाना पूछा जाता है, तो लांबिया के थे आपके पृथ्वी सिंह जी, ठीक है। आलनियावास हो गया, वहां के थे आपके अजीत सिंह जी। सुलुम्बर केसरी सिंह जी, कोठारिया के थे आपके जोत सिंह जी, गुल्लर के थे आपके विशन सिंह जी, आसोप के थे आपके शिवनाथ सिंह जी। तो अपने से यही पूछा गया, तो B नंबर ऑप्शन। अगला देखिए 1857 की क्रांति के समय कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। पॉलिटिकल एजेंट बार बार पूछे जाते हैं अभी, ठीक है। मॉरिसन कहां के थे आपके, ये थे आपके भरतपुर के, ठीक है। अगला है मेजर बर्टन, ये थे आपके कोटा के। विलियम ईडन, ये थे आपके जयपुर के। मैकमोसन, ये थे आपके जोधपुर के। धौलपुर के थे आपके निक्सन। सिरोही के थे आपके JD हॉल। मेवाड़ के थे आपके सावर्स। अपने से किसका पूछा गया है, कोटा का पूछा गया। पॉलिटिकल एजेंट कौन हो जाएगा, मेजर बर्टन, B नंबर ऑप्शन। और अपने AGG कौन थे,
पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय निम्नांकित में से कौन सा टोंक का नवाब था? जो आपकी 1857 की क्रांति हुई उस समय जो है टोंक का नवाब कौन था? तो वो थे आपके वजीरुद्दौला। जब नीमच के क्रांतिकारी दिल्ली की ओर बढ़ रहे थे और जैसे ही इन्होंने क्या है यहाँ पर राजस्थान के अंदर प्रवेश किया, तो ये जो वजीरुद्दौला थे इनका जो झुकाव था वो किसकी पक्ष था? अंग्रेजों की तरफ था, अंग्रेजों के समर्थक थे। हालांकि जो टोंक की जनता थी, वहां की जो महिलाएं वगैरह हैं, ठीक है, उन्होंने किसका साथ दिया था? क्रांतिकारियों का साथ दिया था। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और टोंक के अंदर इनके मामा थे मीर आलम खां, उन्होंने क्या है नेतृत्व किया था। और इनके पीछे जो आपके नीमच से क्रांतिकारी आ रहे थे, उनके पीछे जैक्सन एक सेना लेकर आ रहा था इनको पकड़ने के लिए। तो उसका विद्रोह किया था। यहाँ पर टोंक का एक व्यक्ति का नाम आता है ताराचंद पटेल। हालांकि बाद के अंदर क्या है उसको क्या है फांसी दे दी जाती है। तो टोंक एक मात्र ऐसी रियासत थी जहां पर क्रांति के अंदर महिलाओं ने भी भाग लिया। और जो टोंक के ये नवाब थे उसमें कौन थे? वजीरुद्दौला। ठीक है। और जो टोंक रियासत है उसकी स्थापना किसने की थी? तो आप याद रख लेना, अमीर खां पिंडारी ने। सी नंबर ऑप्शन होगा। ये पूछा अपने से 1857 की जब क्रांति हुई उस समय टोंक का नवाब कौन था? आपका कोटा का पूछा जाता है तो कोटा के अंदर थे आपके महाराव राम सिंह जी। जयपुर का पूछे तो जयपुर वाले सवाई लगाते हैं, वहां पर भी कौन थे? आपके राम सिंह जी। ठीक है। उदयपुर के अंदर थे आपके स्वरूप सिंह जी। जोधपुर के अंदर आपके तख्त सिंह जी। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला है 1857 के विद्रोह के समय राजपुताना के एजीजी कौन थे? राजपुताना के एजीजी। एजीजी का मतलब होता है एजेंट टू गवर्नर जनरल। पीए का मतलब होता है पॉलिटिकल एजेंट। ये पॉलिटिकल एजेंट किसके अधीन होते थे? एजीजी के अधीन। जिसका मुख्यालय कहां पर होता था? अजमेर के अंदर। एजीजी का मुख्यालय कहां पर होता था? अजमेर के अंदर। 1932 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। और पहले जो एजीजी बने थे अपने राजस्थान के वो थे आपके मिस्टर लॉकेट। लेकिन क्रांति के समय जो एजीजी थे वो कौन थे? आपके पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, पी लॉरेंस ही कर लो, सीधा समझ जाओगे। पैट्रिक लॉरेंस। और 1845 के आसपास पहले क्या था, इनका मुख्यालय अजमेर ही रहता था। लेकिन अपना अजमेर वाला जो इलाका है वहां पर थोड़ी सी क्या है गर्मी ज्यादा पड़ती है, इस वजह से 1845 के आसपास इनका जो गर्मियों के अंदर क्या है मुख्यालय कहाँ रख दिया गया? माउंट आबू के अंदर भी होता था। ठीक है। तो क्रांति के समय आपके कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस। बर्टन तो आपके क्या थे? कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के क्या थे? पॉलिटिकल एजेंट। कर्नल होम्स ये तो विद्रोह को दबाने के लिए आए थे ऊपर से। सैंडलर कोटम इनकी हत्या की गई थी कोटा के अंदर। आगे आ जाएगा प्रश्न, तो ए नंबर हो जाएगा 20 का। अगला देखिए, निम्न में से कौन सी सैनिक छावनी राजपुताना में स्थित नहीं थी? नसीराबाद, देवली, टोंक या एरिनपुरा। देखिए राजस्थान के अंदर उस समय वैसे तो देखिए राजपुताना के अंदर कुल 6 छावनियां थी। आज की भौगोलिक परिस्थिति के अंदर देखें तो नीमच छावनी थी, एकमात्र छावनी थी जो राजस्थान से बाहर थी। तो राजस्थान में स्थित अगर आपसे पूछे तो 5 थी, कुल अगर आपसे पूछे तो 6 थी। कौन सी थी? एक होगी आपकी नसीराबाद, देवली ये कहां पर पड़ती थी? आपकी टोंक के अंदर। ठीक है। एरिनपुरा कहां पर पड़ती थी? आपके पाली के अंदर। पाली बोल दो या उसमें अपने सिरोही भी बोल सकते हैं। तो एरिनपुरा होगी। एक थी आपकी ब्यावर, खेरवाड़ा और आपकी नीमच। ये टोटल 6 थी, जिनमें से आपकी नीमच वाली छावनी थी जहां पर क्रांति हुई, ये थी आपकी मध्य प्रदेश के अंदर। ब्यावर और खेरवाड़ा इन्होंने क्या है आपके क्रांति में क्या है भाग नहीं लिया। अब अपने से यहां पर क्या पूछा गया है? छावनी पूछी गई है। ठीक है। तो ये देवली छावनी थी, वो टोंक के अंदर थी। तो यहां पर टोंक जो है वो गलत है, टोंक कोई छावनी नहीं था। देवली टोंक के अंदर जो देवली है वहां पर छावनी बनाई गई थी। नसीराबाद थी, देवली थी, एरिनपुरा थी। तो अपना उत्तर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है। अगला देखिए, 1857 की क्रांति के समय करौली का शासक कौन था? करौली का शासक कौन था? महाराजा भगवान सिंह जी? नहीं भी। मदन पाल, जसवंत सिंह और आपके गोपाल सिंह। ठीक है। तो कौन थे आपके करौली के शासक? मदन पाल। बी नंबर ऑप्शन होगा। ये वही है जिन्होंने क्या है कोटा को आजाद करने के लिए अंग्रेजों की सहायता दी थी। अंग्रेजों की इन्होंने क्या है
सहायता की थी, अपनी सेना क्या है कोटा को मुक्त कराने के लिए भेजी थी। उधर से रॉबर्टसन आया हुआ था और इधर से आपके करौली के जो मदन पाल है उन्होंने अपनी सेना भेजी थी, जिसकी वजह से इनकी जो तोपों की सलामी है उसको बढ़ा करके 17 कर दिया गया था। और जो कोटा के राम सिंह जी थे, क्योंकि उन पर अंग्रेजों ने आरोप लगाया था भी आप क्या है क्रांतिकारियों से मिले हुए थे। हालांकि वहां पर जब अपने क्रांति पढ़ते हैं तो अपने को पता है भी उनका जो पक्ष था एक प्रकार से वो निष्पक्ष रहे थे। उनको क्रांतिकारियों ने क्या किया, किले के अंदर कैद कर दिया, बाद में उनके साथ कुछ समझौता कर दिया। इस वजह से उनकी जो तोपों की सलामी है अंग्रेजों ने कम कर दी। ठीक है, तो करौली के शासक कौन थे आपके, मदन पाल। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किन अफसरों की हत्या 15 अक्टूबर 1857 को कोटा की विद्रोही राजकीय सेना में हुई। कोटा के अंदर क्रांति कब हुई भी, 15 अक्टूबर 1857 कोटा की विद्रोही राजकीय सेना ने की थी। किसकी की थी भी, मोरिसन, ये तो आपके भरतपुर के अंदर थे तो ए तो होगा नहीं। सावर्स मेवाड़ के अंदर थे तो डी भी नहीं होगा। मेजर बर्टन, ठीक है, इनके दो पुत्र भी थे, फ्रैंक और आर्थर, फ्रैंक और आर्थर। इसके अलावा डॉक्टर सैंडलर और सेविम कोटम, इनकी क्या है हत्या कर दी गई थी। तो आपका मेजर बर्टन हो गया, इनके दो पुत्र थे। मेजर बर्टन का जो सर है वो काटकर पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाया गया था। क्रांतिकारी कौन थे जिन्होंने नेतृत्व संभाला था, तो वकील जयदयाल, ठीक है, और रिसालेदार थे आपके मेहराब खां। ठीक है, जयदयाल और मेहराब खां। मेजर बर्टन को भी मार दिया, डॉक्टर सैंडलर को भी मार दिया, इनके बेटे थे फ्रैंक और आर्थर, इनको भी क्या है मार दिया गया। तो मिलाइए, मेजर बर्टन बी और सी होगा, बी और सी किसके अंदर है, ये रहा बी नंबर ऑप्शन। अगला है, स्थान जहां आहुआ ठाकुर कुशाल सिंह ने अपना अंतिम समय व्यतीत किया। जो आपके आहुआ के ठाकुर थे कुशाल सिंह जी चंपावत, जब ये आहुआ का युद्ध हार गए उस समय ये वहां से भागकर आगे कुठारिया के जोत सिंह के यहाँ पर इन्होंने क्या है शरण ले ली। ये कुछ समय तक तो भागते रहे, लेकिन अंततः इनको अंग्रेजों के सामने क्या है आत्मसमर्पण करना पड़ा था। 8 अगस्त 1860 के इन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसके बाद ये भी दोषी है या नहीं है इसके लिए क्या है एक आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, कौन सा आयोग, टेलर आयोग। और इस टेलर आयोग ने अपनी जांच के अंदर क्या है इनको निर्दोष बताया था, वे इनकी क्या है कोई गलती नहीं है, तो इसके लिए क्या है इनको बरी कर दिया गया। और 18 और इसके बाद लगभग इन्होंने जो अपना अंतिम समय है वो यहाँ पर मेवाड़ के अंदर उदयपुर के अंदर व्यतीत किया था। 1864 के आसपास इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर, उदयपुर के अंदर। अपना जो अंतिम समय है 1864 में हुई थी, इनकी मृत्यु भी पूछ सकता है 1864 ईस्वी के अंदर। और आत्मसमर्पण कब किया, तो 8 अगस्त 1860। और इनके युद्ध तो आप जानते ही हो। 1857 के विद्रोह के समय आहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने अपने यहां शरण दी। देखो कितनी बार पूछा गया है। ठीक है, ये आ ही गया, मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी, तो वो थे आपके कोठारिया के जोत सिंह। इन्होंने क्या है अपनी यहां शरण दी थी। पहले ही क्या हुआ, जो आपका बिथोड़ा युद्ध हुआ, ये भी दिनांक भी याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। बिथोड़ा 8 सितंबर 1857। ठीक है, इसके अंदर ये आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत जीत जाएंगे। इनके सामने कौन आया था, आपका हीथकोट और जोधपुर राज्य की सेना आई हुई थी, जिनमें से आपका उनका सेनापति था जोधपुर राज्य की जो सेना थी ओनाड सिंह, वो मारे जाते हैं और ये युद्ध जीत जाते हैं। इसके बाद 18 सितंबर 1857 को वो वापिस से जोधपुर की सेना और मैकमोसन आते हैं, जो वहां की क्या थे जोधपुर के पॉलिटिकल एजेंट। इस युद्ध के अंदर भी क्या है आपके ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत क्या है जीत जाते हैं। लेकिन बाद के अंदर जब कर्नल होम्स और राजस्थान के अपने जो एजीजी पैट्रिक लॉरेंस एक बड़ी सेना लेकर वापस इनके खिलाफ आते हैं, वहां पर क्या है इनको हार का सामना करना पड़ता है। और ये युद्ध को क्या है बीच में छोड़कर सहायता के लिए आते हैं यहाँ पर, लेकिन इनके आते ही पीछे से क्या है एक दिन के अंदर ही वो क्या है युद्ध को
जीत लेते हैं, जो अंग्रेजी सेना वो युद्ध को जीत लेते हैं। तो ये जब युद्ध को बीच के अंदर छोड़ कर आते हैं, उस समय वहां पर युद्ध का जो नेतृत्व है वो लांबिया के पृथ्वी सिंह को सौंप कर आते हैं। ठीक है, तो इन्होंने आकर शरण कहां पर लिया, आपके मेवाड़ के अंदर ये ठिकाना था कोठारिया, यहाँ के जोत सिंह के खिलाफ। अगला है 1857 के विद्रोह के दौरान किस स्थान पर मेजर बर्टन की हत्या हुई। मेजर जो बर्टन थे आपके कहां के पॉलिटिकल एजेंट थे, कोटा। क्या थे आपके, कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे। कोटा के अंदर जो क्रांति हुई, नेतृत्व किसने किया, जयदयाल व मेहराब खां। ठीक है, और यहां पर लगभग 6 महीने तक क्या है, जनता का शासन रहा। कोटा के जो आपके महाराव थे उनको क्या है, किले के अंदर नजरबंद कर दिया गया। बाद के अंदर ऊपर से रॉबर्टसन और मदन पाल की मदद से कोटा को मुक्त करवाया जाता है। इनको जयदयाल और मेहराब खां को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। मेजर बर्टन का क्या है, सिर काटकर ये क्रांतिकारी पूरे कोटा शहर के अंदर घुमाते हैं। इनके बेटे फ्रैंक व आर्थर को भी मार दिया जाता है, और एक डॉक्टर था सैंडलर, उसकी भी क्या है, हत्या कर दी जाती है। सभी बातें याद रख लेना, अभी बी नंबर ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से देशी रियासतों एवं संबंधित पॉलिटिकल एजेंट 1857 के विद्रोह के प्रारंभ के समय कौन सा युग्म असंगत है। अच्छा, ये पॉलिटिकल एजेंट, अब देखिए कितना आसान प्रश्न है, 5-6 नाम है। कितनी छावनियां हैं, 5-6 ही हैं, 6 छावनियां हैं अपने। ठीक है, और आपके जो पॉलिटिकल एजेंट है मुख्य मुख्य जो अपनी रियासतें होगी, जैसे मेवाड़ होगी, मारवाड़ हो गया, ठीक है, जयपुर हो गया और कोटा हो गया। भरतपुर जेडी हॉल, जयपुर कर्नल ईडन, ये ठीक है। जयपुर के अंदर का आपका कर्नल ईडन, मेवाड़ के अंदर सावर्स, मारवाड़ के अंदर मैकमोसन। इनका तो क्या है, सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया गया था। जो चेलावास का युद्ध हुआ, जिसे काले गोरों का युद्ध बोला जाता है, 18 सितंबर 1857। ठीक है, 18 सितंबर 1857 इस युद्ध के अंदर मैकमोसन को मार दिया जाता है, और जो आपके पैट्रिक लॉरेंस थे वो वापस भाग जाते हैं। ठीक है, और इनका सिर काटकर आहुआ के किले पर लटकाया जाता है, जबकि कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे बर्टन, उनका सिर काटकर कोटा के शहर में घुमाया जाता है। तो आपके जो जेडी हॉल है ये कहां के थे, ये आपके सिरोही के। तो भरतपुर के कौन थे आपके, मोरिसन। कितनी बार पढ़ा अपनों ने, मोरिसन। तो ए नंबर यहां पर गलत दे रखा है, बाकी सभी ठीक है। अगला है कृषक आंदोलन। अपने जो राजस्थान के अंदर, राजपुतानी के अंदर जो भी आंदोलन हुए, चाहे बिजोलिया है, बेंगू है, वैसे मूल रूप से बिजोलिया, बेंगू और बूंदी किसान आंदोलन है, इनमें से आता है। और जनजाति की अगर अपने बात करें तो जो भील आंदोलन है उसके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। देखिए सबसे पहले है नानक भील नामक किसान की मृत्यु निम्नलिखित में से किस कृषक आंदोलन के दौरान हुई। बेंगू, बूंदी, बिजोलिया या फिर बीकानेर। तो जो नानक भील है ये कौन से किसान आंदोलन से संबंधित है, तो वो आएगा आपका बूंदी किसान आंदोलन। एक आपके नानक भील हो गए, और इनके साथ एक और व्यक्ति थे, देवीलाल गुर्जर। 1921 के आसपास क्या है, बूंदी के अंदर यहाँ पर गुर्जर किसानों ने आंदोलन किया। यहाँ पर लगभग बूंदी जो था, यहाँ पर 25 प्रकार की टैक्स लगता था यहाँ पर। ठीक है, जैसे लाटा कुंता हो गया, बिगार प्रथा हो गया, भ्रष्टाचार, युद्ध। ठीक है, और बड़ी हुई क्या है आपके भू राजस्व की दरें। इस वजह से यहाँ के किसान परेशान थे। 1921 से एक प्रकार से यहाँ पर क्या है, गतिविधियां प्रारंभ हो गई थी, और इसका जो नेतृत्व करने का काम किया था उसके अंदर आपके मुख्य तौर पर तो थे नैनूराम शर्मा। ठीक है, नैनूराम शर्मा, और इसके अलावा राम नारायण चौधरी थे, वो भी थे। इस प्रकार से क्या है 19 से 21 से गतिविधियां शुरू हो गई, और डाबी नामक स्थान पर इनकी क्या है, किसानों की एक सभा हो रही थी। कब हुई, तो दिनांक याद रख लेना, 2 अप्रैल 1923। बूंदी के अंदर पड़ता है, डाबी नामक स्थान पर एक सभा हो रही थी, जहां पर एक पुलिस अधीक्षक ने क्या है, इन पर गोलियां चलाई, इकराम हुसैन ने, जिस वजह से आपके नानक भील जो उस समय क्या है उस सभा के अंदर आपके झंडा गीत गा रहे थे। और इनके साथ में कौन थे, देवीलाल गुर्जर। ये नाम याद रखना है, देवीलाल गुर्जर। इन दोनों की क्या है, मौत हो गई, एक प्रकार से शहीद हो गए। और इनकी याद में क्या है, आपके माणिक्यलाल वर्मा ने नानक भील जो झंडा गीत गा रहे थे, इनकी याद के अंदर क्या है, अर्जी गीत लिखा था। तो इनका संबंध कौन से किसान आंदोलन से है, बूंदी किसान आंदोलन। और बेंगू किसान आंदोलन के अंदर जिन व्यक्तियों की मृत्यु हुई है वो है आपके रूपाजी और कृपाजी
धाकड़, याद रख लेना भी, बी नंबर ऑप्शन। चलिए अगला है, निम्नांकित में से बिजोलिया आंदोलन के समय बिजोलिया का ठिकानेदार जो था वो कौन था? फिजिकल एजुकेशन टीचर 30/4/2023। बिजोलिया का ठिकानेदार पूछा गया है, भोपाल सिंह थे, राव कृष्ण सिंह हैं, तख्त सिंह हैं, या फिर अमर सिंह हैं? तो उत्तर क्या हो जाएगा अपना? राव कृष्ण सिंह है। बिजोलिया आप सभी जानते हो, मेवाड़ का क्या था, एक प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, और इसकी जो स्थापना मानी जाती है यहाँ पर वो अशोक परमार ने की थी। जब अपने राणा सांगा का युद्ध पढ़ते हैं, खानवा का युद्ध, जिसके अंदर अशोक परमार नामक व्यक्ति मूलतः वो भरतपुर की साइड के था, लेकिन उसकी बहादुरी से प्रसन्न होकर राणा सांगा ने इसको बिजोलिया की जागीर दी थी। ठीक है, और ये जो बिजोलिया था मेवाड़ का क्या था आपका? प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, मेवाड़ का प्रथम श्रेणी ठिकाना था ये। यहां पर जो आंदोलन है आपका 1897 को प्रारंभ होता है और 1941 विश्व का सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन, और बिल्कुल अहिंसक तरीके से 3 चरणों में यह संपन्न हुआ था। आप सभी जानते हैं 1897 से लेकर 1914, ठीक है, 1914 या 15 के आसपास तक क्या है, यहाँ पर जो स्थानीय किसान थे उन्होंने नेतृत्व किया था, जैसे साधु सीताराम दास हो गए, ठीक है, फतेहकरण चारण हो गए, ब्रह्मदेव दादीच हो गए। लेकिन बाद के अंदर क्या है, 1914 के बाद से क्या है, यहाँ पर विजय सिंह जी पथिक इसका नेतृत्व संभालते हैं, जिसे भारत के अंदर किसान आंदोलन का क्या है, जनक बोला जाता है। 1923 तक वो संभालते हैं, और 1924 से लेकर 41 के बाद वाला जो चरण है उसका नेतृत्व जो दिया जाता है, क्योंकि विजय सिंह जी पथिक जब यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा से थोड़ा सा विवाद हो जाता है, जब ये आप आंदोलन पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है, विवाद होने के कारण क्या है, यहाँ से अलग हो जाते हैं। ठीक है, जिस वजह से इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो गांधी जी के द्वारा जमनालाल बजाज को सौंपा जाता है, भी आप वहां पर जाइए और आंदोलन का नेतृत्व संभालिए, और वो जो मुख्य जिम्मेदारी है वो किसको सौंप देते हैं, हरिभाऊ उपाध्याय को। तो इसके 3 चरण है, 1897 से आपका 1914, फिर आपके 1914 या 15 कर लो, 1923 तक आपके विजय सिंह पथिक, और फिर आपका 1924 से 1941। ठीक है, अब अपने से ये पूछा गया बिजोलिया का यहाँ का ठिकानेदार कौन था? तो ठिकानेदार कौन थे आपके? राव कृष्ण सिंह है। कौन थे? राव कृष्ण सिंह है। इन्होंने क्या है 1903 के अंदर यहाँ पर एक चौवरी कर लगा दिया था। चौवरी कर यानी जब भी घर के अंदर कोई बेटी की शादी होगी तो घर के अंदर जो चौवरी लगेगी तो उसका भी क्या है, किसानों को टैक्स देना पड़ेगा, जिसका किसानों ने पुरजोर विरोध किया। इसके बाद कृष्ण सिंह की जब मृत्यु हो जाती है उसके बाद पृथ्वी सिंह यहाँ पर शासक बनते हैं, और वो कौन सा टैक्स लगाते हैं? तलवार बंधाई कर 1906 के अंदर। ये जो तलवार बंधाई कर था ये मुख्य है आपका चौवरी कर और तलवार बंधाई कर, जो कि एक क्या था आपका जो तलवार बंधाई कर था उत्तराधिकार शुल्क था। ये पहले सामंतों से लिया जाता था, जैसे नए राजा की जब वो जो ठिकानेदार बनेगा उसकी ताजपोशी होगी तो वहां पर जो भी आयोजन किया जाएगा उसका खर्चा क्या है, सामंत देंगे कुछ टैक्स के रूप में। लेकिन पृथ्वी सिंह ने क्या कर दिया, ये टैक्स लगा दिया वहां के किसानों पर। इस वजह से किसानों के अंदर क्या है, बड़ा रोष था। इस वजह से ये आंदोलन चला और बड़ा ही विशाल रूप लिया इसने, काफी लंबे समय तक चला ये। तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखिए, भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित थे? स्कूल लेक्चरर एग्जाम 2022 आरबीएससी अपनी जो बोर्ड की पुस्तकें आती हैं उसी के अंदर दिया गया था ये। ठीक है, पहली बार 2022 के अंदर पूछा गया था, उसके बाद तो 2-3 बार रिपीट हो चुका है। तो भोजी लंबरदार जब भी नाम आए तो भय से याद रख लेना, भरतपुर। ठीक है, 1931 की घटना है, वहां पर क्या है, वहां की सरकार ने टैक्स बढ़ा दिया था जिस वजह से किसान नाराज हो जाते हैं, और भरतपुर का जो काउंसिल कार्यालय है उसके सामने क्या ये धरना करने चले जाते हैं। उसका नेतृत्व कौन करते हैं? आपके भोजी लंबरदार, और लगभग इनके साथ 500 से ज्यादा लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और स्थिति बिगड़ जाती है। इस वजह से पहले भोजी लंबरदार को क्या है, गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन किसानों के दबाव के कारण ये जो टैक्स बढ़ाया गया था उसको 5 साल के लिए स्थगित कर दिया जाता है। ठीक है, यानी वो जो टैक्स था उसको वापिस से हटा दिया जाता है। कब की ये घटना? सन अगर पूछे तो 1931, डेट अगर पूछे तो 23 नवंबर 1931 को क्या करते हैं ये
भरतपुर का जो कौंसिल कार्यालय है, ठीक है, उसके सामने ये क्या है, उसका विरोध करने चले जाते हैं। बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके कारण इनको पीछे हटना पड़ता है। तो ये अपने से पूछा गया कहाँ का है, भरतपुर का है। अगला देखिए, व्यक्ति जिसने दूधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। दूधवा खारा, देखिए दूधवा खारा, कई बार इसका क्या है, दूधवा खारा किसान आंदोलन कौन से जिले से संबंधित है, इस प्रकार से भी प्रश्न आ सकता है। उस समय के अनुसार, वैसे ये जिले की अगर अपने बात करें, ये दूधवा खारा जो है ठिकाना, ये आपका चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, चूरू के अंदर पड़ता है। और कई बार क्या है, एग्जाम के अंदर आपको चूरू नहीं दिया होगा तो बीकानेर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बीकानेर रियासत के अंदर ये ठिकाना वैसे आ जाएगा। अब दूधवा खारा की अगर अपने बात करें, यहाँ पर ये जो दूधवा खारा थे, यहाँ के एक ठाकुर थे सूरजमल जी। इन्होंने क्या है, जो किसानों से टैक्स वगैरह लिया जाता था, उसकी कुछ बकाया राशि थी, वो किसानों द्वारा नहीं देने के कारण उनकी जमीनें जो है हड़प ली गई। और इस बात का अपने विरोध कौन करते हैं, हनुमान सिंह, ठीक है, हनुमान सिंह बुडानिया। और इनके साथ थे नोड़ाराम झरिया। और महिलाओं का जो नेतृत्व किया था वो किया था आपके खेतूबाई ने, खेतूबाई ने। ये भी काफी लंबा चला था। इनको भी क्या है, इनकी जमीनें हड़प ली गई, इनको गांव से बाहर निकाल दिया गया, जिस वजह से क्या है, इन्होंने एक बड़े स्तर पर यह आंदोलन किया। बाद के अंदर जब इनको जेल के अंदर डाला गया तो अनूपगढ़ की जेल के अंदर इन्होंने काफी दिनों तक क्या है, भूख हड़ताल की। बाद के अंदर जो बीकानेर की प्रजा परिषद है वो भी इनके साथ आ गई, ठीक है। जो अपने राजसिंहपुरा वाला हत्याकांड पढ़ते हैं, जहां पर बिरबल नामक व्यक्ति की मृत्यु होती है और 17 जुलाई 1946 को बिरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है, वो इसी से जुड़ा हुआ ही है। क्योंकि वो भी क्या है, रायसिंहपुरा के अंदर एक सम्मेलन कर रहे थे, वहां पर पुलिस द्वारा गोली चलाई जाती है, बिरबल सिंह जो व्यक्ति है उनकी मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद जो किसान है वो 6 जुलाई को पहले किसान दिवस मनाते हैं और 17 जुलाई को बिरबल सिंह की याद के अंदर 17 जुलाई 1946 के अंदर बिरबल दिवस मनाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है, ये बिरबल दिवस कहां पर मनाया जाता था, जोधपुर रियासत, बीकानेर रियासत, तो बीकानेर रियासत। तो ये जो दूधवा खारा है कहां पड़ता था, ये आपके वैसे था मूल रूप से चूरू, वैसे आ जाएगा आपका बीकानेर। नेतृत्व किसने किया, हनुमान सिंह। महिलाओं का नेतृत्व पूछे तो खेतूबाई याद रख लेना। कब का है, यह आपका 1944 के आसपास का है, ठीक है। अगला है, बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था। 1922 के समझौते के प्रति जो बिजोलिया के जागीरदार थे उनका रवैया क्या था। अब सीधी सी बात है, जो बिजोलिया था यहाँ पर क्या है, लगभग 84 प्रकार का टैक्स लिया जाता था, जिस वजह से किसान नाराज हो गए और यहाँ पर आंदोलन शुरू हो गया। पहले स्थानीय जो किसान थे उन्होंने अपने स्तर पर काम किया, बाद में विजय सिंह जी पथिक यहाँ पर जुड़े और इस आंदोलन को क्या है, राष्ट्रीय पहचान दिलाई। क्योंकि उन्होंने जो प्रताप नामक अखबार से इसको क्या है, राष्ट्रीय पहचान दिलाई। यहाँ पर आने के बाद उन्होंने किसानों को संगठित करने का प्रयास किया। उन्होंने एक तो उपरमाल पंच बोर्ड नामक संगठन बनाया, ठीक है, उपरमाल पंच बोर्ड। और उपरमाल का एक डंका नाम से क्या है, पर्चा भी प्रकाशित किया था। 14 से लेकर उनके आने के बाद क्या है, 14 से 23 तक इसका नेतृत्व किसने किया था, विजय सिंह पथिक ने किया था। तो इस प्रकार से क्या है, इनके बीच में ये विवाद चलता रहा। 1922 के आसपास क्या है, अंग्रेजी सरकार क्या है इसके अंदर दखल देती है और उसमें के जो एजीजी थे आपके हॉलैंड, ठीक है, उन्होंने क्या है किसानों के साथ मध्यस्थता करने का प्रयास किया, भाई अपने बैठ के बात करते हैं। और लगभग 84 में से बताया जाता है भी 35 जो टैक्स है वो माफ कर दिए गए थे किसानों के। इस बात से किसान सहमत भी हो गए और आंदोलन को समाप्त करना भी उन्होंने मान लिया। लेकिन यहाँ के जो ठिकानेदार थे उन्होंने क्या है, इसको मना कर दिया। तो क्या है, इन्होंने क्या कर दिया, अभी लागू करने से मना कर दिया। उसके बाद क्या है, वापस से आंदोलन को शुरू करना पड़ा, क्योंकि विजय सिंह जी पथिक चले गए। उसके बाद क्या है, यहाँ पर जो नेतृत्व करने का किसने किया, आपके जमनालाल बजाज हो गए उन, और मुख्य जो कार्य करते थे उसमें हरिबाऊ उपाध्याय, संचालन का जो कार्य है जमनालाल बजाज ने उनको हरिबाऊ उपाध्याय के पास छोड़ दिया था। तो अपना ऑप्शन हो जाएगा बी, क्योंकि अगर ये लागू कर देते तो ये उसी समय बंद हो जाता, ठीक है।
अगला देखिए, भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, कौन है भी भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया? ये जो चंद्रभान, घासीराम, मूलाराम और देशराज, तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा ठाकुर देशराज। यहाँ पर इन्होंने क्या है, जाट क्षेत्रीय सभा का भी आयोजन किया था, ठीक है। और इसके अलावा इन्होंने जाटों का एक वहाँ पर क्या है, महायज्ञ भी करवाया था 1934 के आसपास। तो ये आपके मूल रूप से कहाँ के थे, भरतपुर के थे। लेकिन इस पर्सन को आरपीएससी ने डिलीट किया था, ठीक है। कारण क्या था कि जो ये आपके ठाकुर देशराज है, इनका जो मूल नाम था, पहले का नाम उस इनका घासीराम भी था, शायद यही कारण हो सकता है जिस वजह से इसको क्या है, इस पर्सन को आरपीएससी ने डिलीट किया था। लेकिन इसका जो उत्तर होगा वो क्या होगा, ठाकुर देशराज ही होगा, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य नेतृत्व कर रहे थे राम नारायण चौधरी वगैरह हो गए, उनको क्या है, सरकार ने उनके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया था, जिस वजह से ये आंदोलन कमजोर पड़ रहा था। तो उस समय ये जो भरतपुर के जाट नेता थे, एक सामान्य साधारण जाट परिवार में इनका जन्म हुआ है, इन्होंने इस आंदोलन की क्या है, बागडोर संभाली थी और जाटों को, वहाँ के जो किसान वर्ग थे, उनको वापस से एकत्रित करने का प्रयास किया। 1931 के आसपास क्या है, उन्होंने एक जाट क्षेत्रीय सभा आयोजित करवाई, ठीक है। और उसका जो पहला सम्मेलन है वो पलथाना के अंदर हुआ था 1933 के आसपास, ये भी काफी बार पूछा गया है, ठीक है। जाट क्षेत्रीय जो सभा थी उसका गठन तो किया गया था 1931 के अंदर, ठीक है। और उसका जो पहला जो अधिवेशन मान लो, ठीक है, वो कब हुआ, तो 1933 के अंदर। कहाँ हुआ, पलथाना, जो कि सीकर के अंदर आपका पड़ता है। तो याद रख लेना, ठाकुर देशराज। अगला देखिए, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, आंदोलन घटनाएं दे रखी है एक तरफ, आंदोलन घटनाओं के प्रारंभ होने का वर्ष दे रखा है। बिजोली आपने जानते हैं 1897, ठीक है। सिक्कर 1922। अब रह गया अपना डाबड़ा और चंडावल। अब ये वर्ष भी आगे पीछे दे रखे हैं उन्होंने। वैसे जो मूल रूप से अपने बात करें, चंडावल की जो घटना है वो 1942 की है, ठीक है। और डाबड़ा कांड है, ये कब का है, 1947 का है। तो मिला लीजिए भी, इसके अंदर आएगा 4 नंबर, बी के अंदर आएगा आपका 3 नंबर। 4 और 3 किस में है, एक ही नंबर ऑप्शन है, बी नंबर। यहाँ पे वर्ष आगे पीछे दे रखे हैं, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट अगर अपने बात करें तो चंडावल घटना कब की है, 1942 की है, तो ये पाली के अंदर पड़ता है। और डाबड़ा जो कांड है ये 1947 का है। यहाँ पर भी लगभग क्या है, 12 किसानों की मौत के घाट उतार दिया गया था, क्योंकि ये जो सामंत थे ये उत्तरदायी शासन के लिए उस समय मांग कर रहे थे और एक सभा का आयोजन कर रहे थे। और वहाँ के जो सामंत थे वो इस बात के खिलाफ थे, उन्होंने क्या है, यहाँ पर इनके ऊपर आक्रमण करवाया। यहाँ पर लगभग 12 किसान जो है मारे गए, ठीक है। तो अपना उत्तर क्या हो गया, बी नंबर ऑप्शन। नाम भी पूछा जाता है कई बार, जैसे पन्नाराम चौधरी हो गया, मोतीराम हो गए, ठीक है। अगला देखिए, 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया? कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया? अलवर है, करौली है, भरतपुर है, बीकानेर है। तो ये आपके जो कुंवर मदन सिंह है, इन्होंने कहाँ पर आंदोलन किया था? करौली के अंदर, ठीक है। जो आपकी यहाँ पर बेगार प्रथाएं वगैरह चल रही थी। वैसे इन्होंने जो वहाँ पर क्या है, सुअर वगैरह मारे जाते थे, जो आपके बड़े बड़े जो राजा थे उनको क्या है, शिकार करने की छूट थी, जो अंग्रेज अधिकारी थी वो भी शिकार करते थे, तो उनके खिलाफ भी इन्होंने आवाज़ उठाई। मूल रूप से इनका स्थान पूछा गया है तो वो कौन सा था आपका, करौली, ठीक है। अभी तक जो एग्जाम के अंदर पूछा गया इनका, कुंवर मदन सिंह है, इनका स्थान ही पूछा गया है, कहाँ पर इन्होंने नेतृत्व किया था किसानों का, तो याद रख लेना करौली, बी नंबर ऑप्शन होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता था? अब देख लीजिए आप, या तो बूंदी में से पूछा गया, या बेंगू में से पूछा गया, या बिजोलिया में से पूछा गया है, ठीक है। बाकी जो वैसे प्रश्न तो आ सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से यही है। तो इनको अपने को क्या है, पूरा डिटेल से पढ़ना है, जो भी इनके बारे में बातें हैं उनको अच्छे से तरीके से याद रखना है। बिजोलिया किसान आंदोलन का नेता साधु सीताराम दास, भोगीलाल पांड्या, हीरालाल शास्त्री, ये आसान सही है, भी ए नंबर ऑप्शन है।
चलिए अगला देखिए, 1921 की चांद खेरी नामक घटना किस आंदोलन से संबंधित है? चांद खेरी घटना कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो ये आपके बेंगू किसान आंदोलन से संबंधित है। कौन से? बेंगू किसान आंदोलन से। क्योंकि जो आपका बेंगू किसान आंदोलन है उसका पहले नेतृत्व किया था आपके विजय सिंह जी पथिक ने। मैनाल जो कि भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, भैरूकुंड नामक स्थान से इन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। ठीक है, क्योंकि बेंगू के अंदर भी लगभग 53 प्रकार की क्या थी? लाग बाग थी, जो टैक्स वगैरह लिए जाते थे। बाद के अंदर इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? आपके राम नारायण चौधरी। उन्होंने वहाँ के जो सामंत या ठिकानेदार थे उनसे मदद मांगने का प्रयास किया, उनसे क्या है, मदद नहीं मिली। तो इन किसानों ने क्या फैसला किया कि आज से इनका जो ये हुकूमत है अपने नहीं मानेंगे, इनका जो फैसला है वो अपने नहीं मानेंगे। जिस वजह से क्या है, चांद खेड़ी ये जो नामक स्थान है, यहाँ पर वो जो किसान सभा कर रहे थे, इनका इस घटना जो सामंत है उन्होंने क्या है, इनका दमन करवाने का प्रयास किया था, यानी इनके ऊपर जो लाठीचार्ज वगैरह है वो करवाया था। तो ये घटना कौन से आंदोलन से संबंधित है? मूल रूप से अपने से ये पूछा गया, तो हो जाएगा आपका बेंगू किसान आंदोलन। ए नंबर 1921 के आसपास की ये घटना। वैसे आगे चलकर इसके अंदर आ ही जाता है 13 जुलाई 1923 गोविंदपुरा हत्याकांड होता है, जहां पर आपके रूपा जी और कृपा जी धाकड़ शहीद हो जाते हैं। तो ये आंदोलन जब वापस कमजोर पड़ रहा होता है तो वापस से क्या है, विजय सिंह जी पथिक दोबारा से इसका नेतृत्व संभालते हैं। बाकी बाकी मूल रूप से इसका ज्यादातर जो नेतृत्व है वो किसने किया था? राम नारायण चौधरी ने किया था। चलिए भी अगला है अपने जनजाति आंदोलन। गोविंदगिरी के नेतृत्व में भील गतिविधियों का केंद्र बेड़सा गांव किस राज्य में है? गोविंदगिरी आप जानते हो भी, बेड़सा गांव कहाँ पड़ता है? इनका जन्म जो है एक बंजारा परिवार के अंदर हुआ है। बेड़सा गांव पड़ता है आपका डूंगरपुर के अंदर, जिन्होंने क्या है, भीलों के उत्थान के लिए काम किया है। ठीक है, इन्होंने जो भील जनजाति थी उसके अंदर आपसी भाईचारा हो, वो ज्यादा से ज्यादा क्या है, एकता से रहे। इनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं उनके प्रति इन भीलों को क्या है, जागरूक करना है। इसके लिए इन्होंने सबसे पहले सिरोही के अंदर क्या है, एक संत सभा की स्थापना की थी। कितनी बार पूछी गई है संत सभा? 1883 के अंदर। और इसका जो पहला अधिवेशन होता है वो होता है 1903 के अंदर। ठीक है, कहाँ पर? मानगढ़ पहाड़ी जो कि बांसवाड़ा में पड़ती है। और दूसरा अधिवेशन भी कहाँ होता है? 1913 के अंदर, मानगढ़ पहाड़ी के अंदर, जहां पर 17 नवंबर 1913 के दिन इन भीलों के ऊपर क्या है, गोलियां चलाई जाती है और लगभग 1500 के आसपास यहाँ पर भील मारे जाते हैं, जिसे भारत का दूसरा जलियांवाला बाग या राजस्थान का दूसरा जलियांवाला बाग अपने बोल सकते हैं। भीलों को जागरूक करने के लिए इन्होंने भगत पंथ की भी स्थापना की थी। ठीक है, भगत पंथ भी इन्होंने चलाया है। ये आपके स्वामी राजगिरी के क्या थे? शिष्य थे। तो ए नंबर ऑप्शन होगा। चलिए अगला है, किस समाचार, एक ही है ये, अच्छा जनजाति आंदोलन में से एक ही है। बाकी जनजाति के अंदर आपके गोविंदगिरी और एक आपको मोतीलाल तेजावत याद रखना है, इन दोनों में से आता है प्रश्न। अगला है, किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? ये जो आपके विजय सिंह जी पथिक है, जिनका मूल नाम क्या है? भूप सिंह गुर्जर। ये मूल रूप से आपके मध्य प्रदेश के हैं, गुठावली नामक जगह पर इनका जन्म हुआ है। ठीक है, इनका मूल नाम भूप सिंह गुर्जर था, लेकिन गद्दर आंदोलन में शामिल होने के कारण इनके ऊपर क्या है, लाहौर षड्यंत्र का केस डाल दिया जाता है 1915 के आसपास, जिस वजह से उन्होंने क्या है, अपना नाम बदल लिया। और इनकी जो कर्म भूमि है वो मुख्य रूप से कौन सी रही है? अपना राजस्थान ही रहा है। बेंगू और जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसकी जो इनके अंदर जो मुख्य भूमिका रही है वो आपके विजय सिंह पथिक की रही है। ठीक है, और जो आपका बिजोलिया किसान आंदोलन था उसको राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बनाने का काम भी इन्होंने किया था। कौन से समाचार पत्र के माध्यम से? वो था आपका प्रताप। ठीक है, ये कानपुर से प्रकाशित होता था और इसका प्रकाशन कौन करते थे? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो इस अखबार के माध्यम से इन्होंने क्या है, अपनी मांग को क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचाया। बाद के अंदर जो कांग्रेस के उसमें अधिवेशन होते थे वहां पर भी इस मांग को उठाया। पहले बाल गंगाधर तिलक के माध्यम से उठाया, जहां पर क्या है, पहली बार तो गांधी जी के द्वारा समर्थन नहीं दिया जाता है, लेकिन बाद के अंदर नागपुर अधिवेशन के अंदर
वो गांधी जी भी इसका क्या है समर्थन करते हैं। हालांकि ये 1923 के आसपास क्या है माणिक्यलाल वर्मा से इनका थोड़ा सा विवाद होने के कारण ये बिजोलिया से हट जाते हैं और वापिस से बेंगू की तरफ आ जाते हैं। और क्योंकि इन्होंने क्या उस समय जैसे उपरमाल पंच बोर्ड की भी स्थापना की, ठीक है, राजस्थान सेवा संघ इन्होंने बना लिया था जिसके अंदर आपके केसरी सिंह बारड़ थे, अर्जुन लाल सेठी थे, गोपाल सिंह खरवा थे। तो ये सभी प्रमुख क्या है क्रांतिकारी गतिविधियां चला रहे थे। तो अंग्रेज वैसे भी इनको क्या है इनके पीछे लगे हुए थे। तो बी नंबर ऑप्शन होगा भी। तरुण राजस्थान, ये भी राजस्थान सेवा संघ से जुड़ा हुआ है। जब नवीन राजस्थान पर प्रतिबंध लगा दिया गया था 1921 के अंदर, तो 1923 के आसपास ये प्रकाशित होता था। ठीक है, नवीन राजस्थान 1921, ये भी राजस्थान सेवा संघ का है। तो ये इसका उत्तर होगा बी नंबर। अगला देखिए, निम्न में से किस समाचार पत्र के साथ विजय सिंह पथिक का नाम जुड़ा हुआ है? राजस्थान केसरी, राजपुताना गजट, राजस्थान समाचार या मेवाड़ समाचार? तो सीधा सा उत्तर है भी राजस्थान केसरी, ए नंबर होगा। राजस्थान केसरी आ जाए, नवीन राजस्थान आ जाए, तरुण राजस्थान आ जाए, इनका संबंध किससे है? आपके विजय सिंह पथिक के साथ है। राजपुताना गजट ये अजमेर से प्रकाशित होता था। ये तो मौलवी मुराद अली का है। ठीक है, ये भी आपके अजमेर से प्रकाशित होता था। उर्दू और हिंदी दोनों के अंदर होता था ये, उर्दू व हिंदी। 1885 के आसपास, कहां से? अजमेर से। और ये राजस्थान समाचार है, ये भी आपका कहां से प्रकाशित होता था? अजमेर से, 1889। ये किसका है अभी? मुंशी समर्थ दान सिंडायज का है। इनसे आपके विजय सिंह पथिक का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे ही आपका मेवाड़ भी नहीं है। ठीक है, चलिए अगला है, किस व्यक्ति के कहने पर विजय सिंह पथिक राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास आए थे? तो वो व्यक्ति कौन थे? कितनी बार अपनों ने पढ़ा है? वो थे आपके रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस। चलिए अगला है, विजय सिंह पथिक का मूल नाम? तो वो क्या था आपका? भूप सिंह। ये मैं आपको बता चुका हूं, जब इनके ऊपर लाहौर षड्यंत्र का केस डाल दिया जाता है तब ये मजबूर हो गए थे, तब इन्होंने अपना नाम बदल लिया। और इनका जो प्रमुख क्रांतिकारी जो क्षेत्र था, क्रांतिकारी गतिविधियां रही, वो अपना राजस्थान ही रहा था। इन्होंने अपना जो अधिकांश जो कार्य किए हैं वो राजस्थान के जो क्षेत्र थे यहीं के लिए किए हैं। ठीक है, ए नंबर होगा इसका। अगला है, अजमेर में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा की गई थी भी? विजय सिंह पथिक, अर्जुन लाल सेठी, हरिबाबू उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा। हाँ, ये अर्जुन लाल सेठी हो गए, केसरी सिंह बारठ हो गए, ये जुड़े जरूर हुए थे, लेकिन जो मुख्य भूमिका थी वो किसकी थी? आपके विजय सिंह पथिक की। ये जो आपका राजस्थान सेवा संघ है, इसकी स्थापना पहले कहां पर हुई थी? 1919 के अंदर वर्धा, महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि बाद के अंदर इसको क्या है, अजमेर क्या है, इसका ट्रांसफर कर दिया गया था। ठीक है, और इस राजस्थान सेवा संघ के तले कौन सा अखबार निकलता था? आपका नवीन राजस्थान, जो लोगों को क्या है जागरूक करना, अंग्रेज जो अत्याचार वगैरह कर रहे थे उनके खिलाफ जो आर्टिकल वगैरह लिखे जाते थे, जिस वजह से उन्होंने क्या है इनके ऊपर क्या है प्रतिबंध लगा देते थे। काफी 1919 से लेकर 1927 तक चला था ये। 1927 तक आते आते ये क्या है आपका राजस्थान सेवा संघ जो है बंद हो जाता है। चलिए अगला है, केसरी सिंह बारठ वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी था। एक आता है वीर भारत सभा और एक आता है वीर भारत समाज, इतना ही फर्क है इनके अंदर। एक है सभा और एक है समाज। ये कई बार बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। वीर भारत जब भी समाज आए, दोनों ही कब के हैं? 1910 के हैं भी। ठीक है, ये किसका है वीर भारत समाज? ये है आपका विजय सिंह पथिक का है। और जब भी वीर भारत सभा आप देखो, ये भी 1910 की है। ठीक है, लेकिन किसकी? आपके केसरी सिंह बारठ की है। डी नंबर ऑप्शन, केसरी सिंह बारठ। बारठ परिवार को आप जानते हो भी, केसरी सिंह बारठ हो गए, इनके पुत्र प्रताप सिंह बारठ और इनके भाई जोरावर सिंह बारठ, जो आजीवन क्या है कभी पकड़े ही नहीं गए।
हार्डिंग बम कांड के अंदर वो शामिल थे। राजपूताने में वीर भारत सभा का गठन किसने और कब किया? तो कौन थे आपके? केसरी सिंह भारत 1910 ईस्वी के अंदर। ठीक है। विजय सिंह पथिक ने 1910 में क्या बनाया था? वीर भारत समाज बनाया था, वीर भारत समाज। इसी प्रकार से इन्होंने 1917 के अंदर उपरमाल पंच बोर्ड बनाया था। ठीक है। जोरावर सिंह भारत क्रांतिकारी जो उस दल का सदस्य था जिसने लॉर्ड हार्डिंग 1923 हार्डिंग के ऊपर क्या है, दिल्ली के अंदर वो बम फेंका गया था, जिसके अंदर वो हार्डिंग तो क्या है बच जाते हैं, लेकिन उनके जो बॉडीगार्ड है उसकी मृत्यु हो जाती है, जिसके कारण इनके पीछे क्या है पुलिस लगती है। इनके जो अन्य साथी थे उनको तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन इनको नहीं पकड़ा जाता है, और ये आजीवन पकड़े भी नहीं गए। बताया जाता है भी इन्होंने अपना नाम चेंज कर लिया था, अमराराम वैरागी के नाम से। ये मध्य प्रदेश के अंदर इन्होंने अपना अंतिम समय व्यतीत किया था। तो वो कौन थे आपके हार्डिंग बम कांड में शामिल? जोरावर सिंह भारत। चलिए, अन्य आपके जो प्रमुख क्रांतिकारी हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? अर्जुनलाल सेठी वेलूर जेल, केसरी सिंह भारत हजारीबाग जेल, विजय सिंह पथिक टोडगढ़ जेल, और अगला है आपका जोरावर सिंह भारत बरेली जेल। अभी बताया आपको, जो आपके जोरावर सिंह भारत है वो आजीवन पकड़े ही नहीं गए, तो उनको जेल में कैसे डालेंगे? तो ये गलत है, बरेली जेल, काट दो इसको। बाकी तीनों ही ठीक है। अर्जुनलाल सेठियन को वेलूर जेल के अंदर रखा गया, केसरी सिंह भारत को हजारीबाग जेल के अंदर रखा गया, विजय सिंह जो पथिक है इनको टोडगढ़ जेल के अंदर रखा गया। बाकी तीनों ही ठीक है, तो अपना उत्तर हो जाएगा डी नंबर। राजस्थान का क्रांतिकारी जो 22 वर्ष की उम्र में जेल में शहीद हुआ, कौन था भी? विजय सिंह नहीं भी, गोपाल सिंह, प्रताप सिंह। ये कौन थे आपके? केसरी सिंह भारत के क्या थे? पुत्र थे आपके। केसरी सिंह भारत के पुत्र थे। जेल के अंदर कठोर यातनाएं इनको दी गई, और मात्र 22 वर्ष की उम्र में क्या है ये शहीद हो गए। सी नंबर ऑप्शन होगा। भारत परिवार के 3 सदस्य हैं, केसरी सिंह भारत हो गए, प्रताप सिंह भारत हो गए, और आपके जोरावर सिंह भारत हो गए। और केसरी सिंह भारत और प्रताप सिंह में से तो बार बार प्रश्न आता है। अगला देखिए, गोहिलों की उत्पत्ति। गोहिलों की उत्पत्ति निम्नांकित में से कौन सा विद्वान गोहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? कौन सा विद्वान है जो ये मानता है कि जो गोहिलों की उत्पत्ति है वो ब्राह्मणों से नहीं हुई है? तो सीधी सी बात है, कब भी आ जाए ऐसा प्रश्न, आपको क्या याद रखना है? अपने गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा। ठीक है। इनका क्या मानना है? इनका ये मानना है ये जो गोहिल है ये क्या है, आर्यों की संतान है, या फिर सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी मानते हैं ये इनको। ठीक है। ये ब्राह्मण उत्पत्ति सिद्धांत के क्या है हमेशा विरुद्ध रहे हैं। ये क्या मानते हैं? सूर्यवंशी या फिर चंद्रवंशी मानते हैं। गोहिल अपने जानते हैं मेवाड़ वाले। ठीक है। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा शासक रोहिल्लदी नाम से जाना जाता है? रोहिल्लदी प्रतिहार शासक है, मंथन देव, हरीशचंद्र, रज्जिल या फिर नागभट्ट प्रथम। चारों ही प्रतिहार है, लेकिन इसका क्या होगा? हरीशचंद्र। क्योंकि हरीशचंद्र को क्या माना जाता है, जो आपके गुर्जर प्रतिहार थे उनके आदि पुरुष कौन थे आपके? हरीशचंद्र थे। ठीक है। आदि पुरुष कौन थे? हरीशचंद्र। इनके बाद जो इनका पुत्र है रज्जिल, इनके वैसे तो 3-4 बेटे थे, उन्होंने संयुक्त रूप से क्या है मंडोर को जीता था। और जो इनकी प्राचीन सबसे प्राचीन शाखा है मंडोर वाली, उसका प्रारंभ भी किसी से होता है? आपके रज्जिल से ही होता है। लेकिन ये जो उपाधि है रोहिल्लदी, योग कला के अंदर ये निपुण थे बहुत ज्यादा, तो ये किसकी उपाधि है? आपके हरीशचंद्र की। चलिए, अगला है गुर्जर प्रतिहार। ये भी गुर्जर प्रतिहार, ये भी पीछे आ गया क्या? कोई बात नहीं। वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने रणहस्तिन का विरुद्ध धारण किया। कितनी बार पूछा गया है? स्कूल लेक्चरर एग्जाम संस्कृत एजुकेशन 2022 के अंदर फिर से पूछा गया है। आपके जो गुर्जर प्रतिहार है इनकी मुख्य तौर पर 4 शाखाएं हैं। ठीक है। मुख्य शाखा एक तो आपकी मंडोर वाली शाखा,
ठीक है, जिसके अंदर आपके आदि पुरुष कौन है, हरिश्चंद्र। बाद के अंदर इनकी जो वंशावली प्रारंभ होती है वो रज्जिल से होती है, पहले रज्जिल आ जाएगा, ठीक है। आपके सिल्लुक हो गए, नागबड़ प्रथम हो गए, बाउक हो गए, कक हो गए, कक्कुक हो गए। एक इनकी शाखा है भीनमाल वाली शाखा, जो कि जालोर वाली है, भीनमाल जो कि जालोर वाली, ठीक है। एक इनकी शाखा है कन्नौज और एक उज्जैन, और एक थोड़ा बहुत इनके बारे में जो जानकारी मिलती है राजौरगढ़, ठीक है, राजौरगढ़ जो कि अपने अलवर वाले इलाके के अंदर पड़ता है, वहां पर मुख्य ये 4 शाखाएं हैं इनकी। तो रणहस्तिन की जो उपाधि है वो किसके पास थी, वत्सराज के पास। ये कौन सी शाखा से है, भीनमाल। और इतने ज्यादा फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था। जब भारत के अंदर क्या है, अपने हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, तो कनौज उस समय क्या था, बहुत प्रमुख था। तो अपने यहाँ के जो प्रतिहार शासक थे, बाकी अन्य जो जो भी शक्तियां थी, जैसे ये चौहान वगैरह है, वो इनके क्या हुआ करते थे, सामंत हुआ करते थे। जब अपने अग्निकुंड सिद्धांत पढ़ते हैं तब उसके अंदर पढ़ते हैं सबसे पहले अग्निकुंड से किसकी उत्पत्ति हुई, प्रतिहारों की। प्रतिहार, उसके बाद परमार, फिर चालुक्य जिनको अपने सोलंकी भी बोलते हैं, और अंत के अंदर कौन आए थे, आपके चौहान। चौहान पहले इनके क्या हुआ करते थे, सामंत ही हुआ करते थे। ये और ये बात जब अपने चौहान वंशक्रम पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं। तो चौहान पहले इनके अंदर क्या थे, इनके सामंत हुआ करते थे। और ये जो वत्सराज हैं, इन्होंने क्या है, कन्नौज पर अधिकार के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष प्रारंभ किया था। कारण क्या था, जो नीचे वाला इलाका है वहां से जो राष्ट्रकूट शासक थे, आपका ध्रुव या धारावर्ष, वो कन्नौज को जीतना चाहता था। इधर से अपने प्रतिहार शासक वत्सराज थे, ये कन्नौज पर अधिकार चाहते थे। और एक चल रहा था अपने बंगाल वाली साइड पाल वंश, जहां का कौन शासक कौन था उसमें, धर्मपाल। वो भी क्या है, कन्नौज पर अधिकार करना चाहता था, क्योंकि कन्नौज मुख्य शक्ति का केंद्र था। यदि आपके पास कन्नौज है तो ये मान लो आपका उत्तरी भारत आपकी कंट्रोल के अंदर है, सीधी सी बात ये है। जिसके अंदर ये पहले धर्मपाल को तो हरा देते हैं, लेकिन उनके साथ काफी लंबे समय तक संघर्ष चलने के कारण ध्रुव जो धारावर्ष है वो नीचे से एक बड़ी सेना लेकर आता है और वहां पर वत्सराज को पराजित कर देता है। तो वापिस से इनको भाग कर आना पड़ता है, लेकिन बाद के अंदर नागबड़ प्रथम वापिस से क्या है, कन्नौज पर अधिकार कर लेता है। ये लगभग ये जो संघर्ष है बताया जाता है ये 100 वर्षों तक चला था। हालांकि गुर्जर प्रतिहारों के बारे में इतिहास के अंदर अपने कोई इतिहास के अंदर ज्यादा जानकारी देखने को नहीं मिलती है। कुछ शिलालेख वगैरह जो भी मिले हैं उनसे मुख्य मुख्य जो 5-6 शासक हैं उनके बारे में पता चलता है, जैसे महिर भोज हो गया, नागभट्ट हो गया, वत्सराज हो गया। और एग्जाम के अंदर भी इन्हीं में से प्रश्न आया है, जितने भी आपके प्रश्न बने हैं, एक तो इनकी शाखा पूछ ली जाती है, आदि पुरुष पूछ लिया जाता है, या फिर वत्सराज में से पूछेगा, या फिर महिर भोज में से पूछेगा, ठीक है। तो ए नंबर, या फिर इनके जो दरबारी कवि है, जैसे वत्सराज के टाइम उद्योतन सूरी थे, जिन्होंने क्या है आपके कुवल्यमाला की रचना की थी। अगला है, निम्न में से किस शासक को पृथ्वीराज विजय में वेरीघट्ट की पदवी दी गई है। ये जो पृथ्वीराज विजय है किसने लिखी है, आपके जयानक ने। और ये किसके दरबार में थे, पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, इनके दरबार में थे। इन्होंने ये ग्रंथ लिखा है जिसके अंदर इन्होंने बताया ये जो वेरी घाट की उपाधि है किसके पास, किसको दी गई है, वो दी गई है आपके गोविंद तृतीय को। बी नंबर ऑप्शन होगा। विग्रहराज चतुर्थ, इन्हें क्या बुलाया जाता है, कवि बांधव या फिर विसल देव। कवि बांधव का मतलब होता है कवियों का आश्रयदाता। और पृथ्वीराज तृतीय की उपाधि पूछे तो दल पुंगव, जिसका मतलब होता है विश्व विजेता, ठीक है, बी नंबर आ जाएगा भी। अगला है, गुर्जर प्रतिहार शासक मंथन देव कहां पर शासन करता था। तो मैंने आपको बताया मुख्य 4 शाखाएं हैं, मंडोर, भीनमाल, कन्नौज और उज्जैन। और एक छोटी सी थोड़ा सा प्रमाण इनका अपने को देखने को मिलता है अलवर के अंदर जो राजौरगढ़ वाली शाखा है, ठीक है। कहां पड़ता है ये राजौरगढ़, अलवर के अंदर, बी नंबर। वैसे ज्यादा कोई विशेष जानकारी नहीं देखने को मिलती है। फिर है, मंडोर शाखा के निम्नलिखित प्रतिहार शासकों पर विचार कीजिए। विचार क्या करना है, अभी कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। और जो मंडोर की शाखा है मैं आपको बता चुका हूं, उसकी वंशावली किससे प्रारंभ होती है। तो सबसे पहले कौन आएगा, अपना रज्जिल आएगा, रज्जिल। उसके बाद कौन आएगा, अपना नागभट्ट, ठीक है।
ये वही नागभट्ट है जिसने अपनी राजधानी जो है मेड़ता हस्तांतरित की थी। ये अपनी राजधानी कौन सी बनाता है, राजधानी का ट्रांसफर कर देता है मेड़ता। तो रज्जिल के बाद आ जाएगा नागभट्ट, उसके बाद बाउक और टाटा। ये टाटा नहीं है अभी, एक तो है कक्क और एक नाम आता है कक्कुक, ठीक है। तो नागभट्ट के बाद आएगा आपका कक, उसके बाद आएगा आपका बाउक। बाउक प्रशस्ति, इसकी जो प्रशस्ति भी अपने देखने को मिलती है। उसके बाद सबसे बाद में आएगा आपका कक्कुक। तो ये टाटा नहीं है, ये कक है। क्या है, कक कर लो इसको, कक। एक आता है कक, एक कक्कुक जिसका गटियाड़ा अभिलेख मिलता है, और एक अपने को बाउक प्रशस्ति भी देखने को मिलती है जोधपुर के अंदर। तो सबसे पहले रज्जिल, रज्जिल कौन से नंबर पर है, सेकंड नंबर पर है, एक ही ऑप्शन है, ये रहा डी नंबर हो जाएगा। चलिए अगला है, प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की कौन सी राजधानी थी, जोधपुर, माउंट आबू, मंडोर या फिर मेड़ता। मंडोर थी, सी नंबर ऑप्शन होगा, मंडोर, ठीक है। मंडोर से मेड़ता किसने बनाई, आपके नागभट्ट प्रथम ने। नागभट्ट प्रथम आपके एक मंडोर शाखा में भी है, और उधर अपने जो भीनमाल वाली शाखा है जालोर वाली, वहां पर भी अपने नागभट्ट प्रथम को पढ़ते हैं, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, प्रतिहार शिलालेखों में पदाधिकारियों का उल्लेख आता है। जो प्रतिहार शिलालेख है उसके अंदर जो इनके प्रमुख पदाधिकारी थे उनका उल्लेख किस नाम से आता है, तो वो आता है आपका राजपुरुष के नाम से, ए नंबर, राजपुरुष के नाम से। चलिए भी, तो आज की क्लास के अंदर अपनों ने 55 क्वेश्चनों का क्या किया है, एक प्रकार से रिवीजन किया है। अब मैंने लिखने के अंदर ज़्यादा समय नहीं लगाया है क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाता। ये एक प्रकार से आपकी रिवीजन की क्लास है, और प्लेबैक स्पीड आप इसकी क्या है डबल करके देख लेना इसको, ताकि आपके क्या है इतने क्वेश्चन रिकॉल हो जाएंगे। नेक्स्ट जो बाकी जो बचे हुए प्रश्न हैं उनको अपने करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर क्लास आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करिए। धन्यवाद।